नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर गाजियाबाद से है, जहां एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या का मामला है। हत्या के दोषी को जिला कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। 9 साल पहले की थी एक परिवार के 7 लोगों की हत्या। हत्या करने वाला राहुल वर्मा परिवार का पूर्व ड्राइवर बताया जा रहा है। 9 साल पहले एक परिवार के 7 लोगों की हत्या का यह मामला है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं गाजियाबाद से। एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या का मामला। हत्या के दोषी को जिला कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है और 9 साल पुराना ये मामला है, जब परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी और जो दोषी है वो पूर्व ड्राइवर बताया जा रहा है। शक्ति मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शक्ति, फांसी की सजा कोर्ट ने अब सुना दी है और क्या अपडेट है खबर पर? देखिए, बिल्कुल 9 साल बाद ये फैसला आया है और ये 2013 का ये मामला है। 2013 में उस समय हड़कंप मच गया था जब एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या हो गई थी। राहुल वर्मा नाम है इस हत्यारोपी का जी। और जिस समय इसकी गिरफ्तारी हुई उस समय हालांकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक अकेला शख्स किस तरह से 7 लोगों की हत्या कर सकता है। जिसमें जो मृतक थे, मृतकों में सतीश चंद्र गोयल, मंजू गोयल, सचिन गोयल, रेखा गोयल, पुत्रवधू जो है उनका नाम रेखा गोयल था। जो बच्ची है मेघा है 14 वर्षीय, अन्नी 12 वर्षीय, यानी कि बच्चों का भी कत्ल इसने एक चाकू से कर दिया था। एक चाकू से इस हत्या कांड को इसने अंजाम दिया था। इसे शक था कि इसे घर में पैसे रखे हैं किडनी ट्रांसप्लांट के। जो सतीश चंद्र गोयल हैं उनकी जो किडनी थी वह खराब थी, वो ट्रांसप्लांट होनी थी, उसके लिए घर में पैसा रखा हुआ था और ये सिर्फ और सिर्फ इसे कहीं से भनक लग गई थी, जिसके शक में ये उस घर में जाता है और जाने के बाद इन सबको मौत के घाट उतार देता है, यानी कि पूरा परिवार ही खत्म हो जाता है। जिसके बाद आज इस पूरे मामले का फैसला आया है। जो दामाद है वो दामाद इस पूरे केस को लड़ रहा था और आज उनका ये कहना है कि आज हमें इंसाफ मिला है। ये 2013 का मामला है। ये थाना कोतवाली क्षेत्र पड़ता है और ये नई बस्ती में घर था और ये व्यापारी थे। तो एक अकेले शख्स ने जिस तरह से परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, आज उसका फैसला आया है और हत्यारोपी को मिली है फांसी की सजा। जी और शक्ति, क्योंकि जिला कोर्ट की तरफ से ये फैसला सामने आया है, तो क्या इससे दोषी आगे चुनौती देगा? देखिए, लगता नहीं कि इसमें शायद आगे चुनौती मिलेगी, नहीं मिलेगी, लेकिन कोई ना कोई परिवार सदस्य होगा, वो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में बिल्कुल आगे जाएगा, क्योंकि ये परिवार संतुष्ट है क्योंकि केस लड़ा जा रहा था। फांसी से बढ़कर कुछ नहीं, क्योंकि फांसी की सजा हुई है, तो फांसी से बढ़कर कुछ नहीं। और अब इंतजार है उस परिवार को तो न्याय का, जब ये फांसी पर झूलेगा, यानी कि इसे भी मौत की सजा मिली है जिस तरीके से इसने उस परिवार को। बहुत शुक्रिया शक्ति तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आगरा से आपको खबर दे दें। ताजमहल के सामने हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं का जलाभिषेक देखने को मिला। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक जलाभिषेक किया है। पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। तो ताजमहल के सामने हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने जलाभिषेक किया। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे, सांकेतिक तौर पर जलाभिषेक हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने किया और सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। महिला कार्यकर्ताएं हैं ये, जो कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं इन्हें, और ये पहुंची हुई थी वहां पर। और देखिए इसमें महिला कार्यकर्ता और पुरुष कार्यकर्ता भी हैं जो कि जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे थे। हिंदू महासभा के ये सभी बताए जा रहे हैं। सांकेतिक तौर पर इन्होंने जलाभिषेक किया, लेकिन अब देखिए गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया है। भारत माता की। और अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर के एक स्कूल में कलमा पढ़ाने पर विवाद खड़ा हो गया है। स्कूल की प्रार्थना में बच्चों को कलमा पढ़ाया जा रहा था, जिसके बारे में बच्चों ने अभिभावकों को बताया तो अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा कर दिया, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन से बात की। मामला सीसामऊ में स्थित फ्लोरेंस इंटरनेशनल स्कूल का बताया जा रहा है और इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता भी स्कूल पहुंच गए। स्कूल का गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया। हालांकि पुलिस ने मामले को शांत करा दिया और बच्चों के स्कूल से छुट्टी कर दी गई। और वहीं स्कूल में कलमा विवाद थमता नहीं दिखाई दे रहा है। इस मामले में अब हिंदूवादी संगठन भी मुखर हो गया है।
बजरंग दल के कार्यकर्ता स्कूल पहुंचे और गंगा जल से स्कूल का शुद्धिकरण किया गया। साथ ही आरोप है कि इस स्कूल को कहीं से फंडिंग हो रही है और इसीलिए इस तरीके का मामला सामने आया है। स्कूल में कलमा पढ़ाए जाने के मामले में अब जो हिंदूवादी संगठन यहाँ पर हैं और जो लोग स्थानीय हैं वो अब गंगा जल का छिड़काव कर रहे हैं और गंगा जल को लेकर आए हैं। और इनका ये आरोप था कि इस स्कूल में कलमा पढ़ाया जा रहा था और कलमा पढ़ाए जाने के बाद इस स्कूल को पवित्र करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखिए आपको दिखाएं ये तस्वीरें, कुछ अभिभावक यहाँ पर हैं। अभिभावकों के साथ पुलिस का पहरा काफ़ी तेज है और इस बीच अभिभावक अपने बच्चों को भी लेकर के बाहर जा रहे हैं। लेकिन जो बहुत सारे लोग हैं, ये क्या लिया है, क्या कर रहे हैं आप? ये गंगा जल से धुलाई सीढ़ियों तक ऊपर करे आए। हाँ, जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि स्कूल अपवित्र है और साथ साथ इसमें जो कलमा पढ़ाया जा रहा था वो भी गलत है, क्योंकि जनगणमन अधिनायक होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। स्कूल को पवित्र कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल पवित्र कर रहे हैं। ये गंगा जल का छिड़काव आप लोग कर रहे हैं, क्या हाल है? गंगा जल के छिड़काव के साथ शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया हमारे पार्षद जी ने करी, उसके बाद हमारी तो मैं एक बड़ी सी मांग ये है कि इस पूरे स्कूल की जितने भी शाखाएं हैं सबकी जांच करके, क्योंकि निश्चित सी बात मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा स्कैम, बहुत बड़ा स्कैंडल इसमें है और कहीं न कहीं से इनको फंडिंग विदेशी ताकतें इनको मदद करें, जिस प्रकार की यहाँ घटना घटी है। जिस प्रकार की घटना घटी है, तमाम आरोप, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच सुबह से ही स्कूल में हंगामा खड़ा हो गया। अब स्कूल प्रबंधन ने छुट्टी कर दी है, अभिभावक अपने बच्चों को लेकर घर जा रहे हैं। इस बीच जो हिंदूवादी संगठन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, पार्षद हैं, वो सभी यहाँ पर गंगा जल लेके पहुंचे और स्कूल को गंगा जल से पवित्र करने की कोशिश कर रहे हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और वहीं पूरे मामले में स्कूल प्रबंधन ने भी सफाई दी है, उनका क्या कहना है सुनिए। कानपुर के एक स्कूल में कलमा पढ़ाए जाने का मामला निकल के सामने आया है। प्रिंसिपल हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम ये बताइए कि स्कूल में कलमा पढ़ाने की क्या जरूरत है? सर इट्स नॉट है। हम स्कूल में मॉर्निंग में जैसे हमारी नॉर्मल प्रेयर्स होती है, हम प्रेयर्स कराते हैं। इसमें हमारे चारों धर्म, हमारा संविधान हमको इजाज़त देता है इस चीज़ का। हम स्कूल में किसी एक पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं करते हैं। हम सारे धर्म के, हमारे बच्चे भी सारे धर्म के हैं। हम सारी चीज़ें जो हमारा प्रेस्क्राइब्ड है हम वो पढ़ाते हैं। कोई स्पेशली हम किसी एक चीज़ पे एम्फसाइज नहीं करते और ये हमारी डायरी में भी आप देख सकते हैं। सर एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है सर, वो चारों चीज़ें हैं। हम बोलते हैं ना सर्वधर्म समान, ठीक है, वो सर्वधर्म समान में अगर हम चारों प्रेयर्स करवा रहे हैं तो आई गेस हम कुछ गलत तो नहीं करवा रहे हैं। क्या जरूरत पड़ गई कि आप लोगों ने सैटरडे की रात में मैसेज किया अभिभावकों को? देखिए सर, ये हमारे पास से स्टार्टिंग से चला आ रहा है। कोई पर्टिकुलर एक मेजर डिसीजन लेने के लिए वी नीड टाइम। हमको ये चीज़ें सुनने में आ रही हैं, पेरेंट को ये नहीं समझ में आ रहा है या उनको नहीं अच्छा लग रहा है, तो उनके डिसीजन को मानते हुए हमने ये चीज़ें एक्शन लिया। तो हमने सैटरडे नाइट में ये एक्शन ले लिया है। और कंप्लेन क्या आई थी आपकी? कि आप लोग कलमा पढ़ा रहे हैं। ये पेरेंट्स ने दी थी आप लोगों को? ने बोला आकर के, हमने उनको बोला था कि आपको जो इश्यूज लग रहे हैं आप बताइए क्या। तो उनको ये लगा ये पर्टिकुलर कलमा है। तो कलमा की वैल्यू सब जानते हैं ना। कलमा हमारे पढ़ाने से तो किसी को नहीं हो जाएगा कि हमने पढ़ाया और आप हो गए, वो वाली चीज़ों तो नहीं है। उनका माइंडसेट थोड़ा सा डिफर चल रहा है कि आप कलमा पढ़ा रहे हैं, तो हम वो नहीं करा रहे हैं। हम बाकी की जो 3 प्रेयर्स करा रहे हैं उनको भी तो आप साथ में लाइए, आधी चीज़ें मत बताइए प्लीज। फिर क्या डिसीजन लिया? मतलब हमने डिसीजन लिया है कि हमने सारी की सारी चारों प्रेयर्स स्टॉप करा दिए। वी आर डूइंग नाउ नेशनल एंथम अलॉन्ग विद न्यूज़ एंड स्टोरी। आई गेस अब एंथम में कोई इशू नहीं होगा उनको। आगे से ये प्रार्थना नहीं कराई? सर ये तो अब डिसीजन होगा कि आगे हमारे जो थाना के यहाँ के सीओ साहब सब आए थे, उनको सारी चीज़ें बताई गई। एसीएम सर आए थे, उन्होंने बच्चों से बात की है। पिछले 10-12 सालों से ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारे सिलेबस में भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हिंदू धर्म की है, काफ़ी चीज़ें हैं जो मुस्लिम धर्म की हैं। अब एक टीचर के लिए हमको जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं और हम जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं अच्छी, हम तो बच्चों में ये डिफरेंशिएट नहीं डाल सकते हैं सर। मैं ये दिखाना चाहता हूँ। फ्लोरेट्स इंटरनेशनल स्कूल एफिलेटेड टू सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड है। इसकी डायरी अगर देखी जाए तो ये देखिए, आपको दिखाएं, गायत्री मंत्र है, सांची वाणी है, दुआ है, प्लेज है। इस चारों स्कूल प्रबंधन का कहना है कि चारों धर्मों की ये प्रार्थना यहाँ पर कराई जाती थी। और इस मामले में एक और बड़ा अपडेट है। नियमों को ताक पर रखकर चल रहा था फ्लोरेट्स स्कूल और बच्चों को कलमा पढ़ाए जाने की सूचना के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ और पिरोज गांधीनगर में फ्लोरेट्स इंटरनेशनल स्कूल का फर्जीवाड़ा सामने आ चुका है।
फ्लोरेट्स इंटरनेशनल स्कूल की मान्यता हो चुकी है खत्म और मार्च में खत्म हो चुकी है इसकी मान्यता। शिक्षा विभाग हर महीने वसूली के एवज में संरक्षण दे रहा था। ये देखिए बड़ा खुलासा सामने आया है। जब कलमा पढ़ाने को लेकर विवाद हुआ है तो फिर अब इसको लेकर एक बड़ा विवाद भी सामने आ चुका, एक बड़ा खुलासा सामने आ चुका है कि जब मार्च में इसकी मान्यता खत्म हो चुकी है तो ये कैसे स्कूल चल रहा था। और देखिए अब इसमें शिक्षा विभाग हर महीने वसूली के एवज में संरक्षण दे रहा था। ये बड़ी बात सामने आ रही है। और अब बात इंडियन आइडल फेम और यूट्यूब सिंगर फरमानी नाज की भी कर लेते हैं, जो कट्टरपंथियों के निशाने पर आ चुकी हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर जिले की निवासी यूट्यूब सिंगर फरमानी नाज ने हर हर शंभू गाना रिकॉर्ड कर यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया तो वो कुछ उलेमाओं के निशाने पर आ गए। आम लोग जहां इस गाने की जमकर सराहना कर रहे हैं तो वहीं देवबंद के उलेमा मुफ्ती असद कासमी ने कहा कि इस्लाम में नाच गाना बिल्कुल जायज नहीं है और शरीयत इसकी इजाजत आपको नहीं देता है। जिस औरत ने ये काम किया उसे अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। वहीं इस मामले पर सिंगर फरमानी ने कहा कि वो एक आर्टिस्ट हैं और एक कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। वो कव्वाली के साथ ही भक्ति गीत में डूबकर भक्ति के गीत भी गाती हैं। इस्लाम के अंदर किसी भी तरीके का नाच गाना जायज़ नहीं है। जो भी नाच गाना करते हैं या गाना गाते हैं वो शरन जायज़ नहीं है, हराम है और हराम काम से मुसलमान को परहेज़ करना चाहिए। तो इस औरत ने जो गाना गाया है शरन जायज़ नहीं है, हराम है, इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करनी चाहिए। और वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस्लामिक स्टडीज विभाग से पाकिस्तान के कट्टर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना अब्दुल आला मौदूदी और इजिप्ट के सैयद कुतुब की सभी किताबें पाठ्यक्रम से हटा दी हैं। ये किताबें अब यहाँ बीए और एमए कक्षाओं में पढ़ाई जाती रही हैं। एमयू प्रशासन ने यह फैसला 20 से ज्यादा शिक्षाविदों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखे जाने के बाद लिया और इन शिक्षाविदों ने पत्र में एएमयू, जामिया मिलिया इस्लामिया और जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के अंदर जिहादी पाठ्यक्रम पढ़ाए जाने पर सवाल उठाए थे। की जो कंट्रोवर्शियल बुक्स हैं और जो कंट्रोवर्शियल इनकी विचारधारा है उसके चलते हुए ये फैसला किया गया है कि मौलाना मौदूदी की जो किताबें हैं जो ज़ाहिर है जिसमें जिहाद से मुतालिक भी उनकी पुस्तक शामिल है, ये सब इन और भी सैयद कुतुब शहीद की जो किताबें हैं उनको उन्होंने अपने सिलेबस से, प्रोफेसर इस्माइल ने बताया, इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट के जो चेयरमैन हैं उन्होंने बताया कि हमने बीए और एमए के सिलेबस से इन किताबों को हटा दिया। और उधर एमएलसी चुनाव के लिए भाजपा के दोनों उम्मीदवारों ने नामांकन अपना कर लिया है। लखनऊ में दोनों उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद दोनों प्रत्याशियों ने दावा किया कि वो भाजपा को हमेशा सर्व समाज के लिए जो लक्ष्य है उसी के आधार पर वो सोचती है। उन्होंने अपनी जीत का भी दावा किया है। तो देखिए जब दोनों ही उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर रहे थे उस वक्त की ये तस्वीरें हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नामांकन के दौरान पहुंचे थे और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी जब उम्मीदवारों के नाम का चयन कर रही थी तभी चर्चा थी कि 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष में से एक क्षेत्रीय अध्यक्ष विधान परिषद जाएंगे और लॉटरी लगी गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र जी पहले तो बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का मैं आभारी हूं और मैं इसलिए भी आभारी हूं। मैं देखता हूं गोरखपुर क्षेत्र नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में, विशेषकर गोरखपुर क्षेत्र में मैं बात करूं तो गोरखपुर क्षेत्र में विधानसभा के चुनाव में ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को पार्टी ने टिकट दिया। हमारे घनघटा से हमारे गणेश चौहान जो एक सफाई कर्मचारी थे उनको पार्टी ने विधानसभा का टिकट दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। अन्य दल परिवारवाद और वंशवाद के आधार पर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये लीडर बेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। कार्यकर्ताओं के आधार पर चलने वाली पार्टी है और जो हमारी पार्टी की ताकत है वो कार्यकर्ता है और इसलिए कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम हमारे नेतृत्व ने किया। मैं नेतृत्व के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं। जिम्मेदारी आपकी बढ़ गई क्योंकि अभी तक आप क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के थे, उन्हीं कार्यकर्ताओं के काम करने होते थे। अब पूरे प्रदेश का विकास का जिम्मा है आपके ऊपर। देखिए बिल्कुल, जो मैं गोरखपुर क्षेत्र का अध्यक्ष हूँ, हमारे क्षेत्र में 62 विधानसभा है, 13 लोकसभा है और आज मैं देख रहा हूँ लखनऊ की सड़कों पर मेरे गोरखपुर क्षेत्र के 12 जिलों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ आए हैं और निश्चित रूप से ये सबका स्नेह और प्यार है। और आज की तारीख में जहाँ 13 लोकसभा में अभी हम लोगों ने आजमगढ़ को भी जीता है, 11 लोकसभा सीटें हम लोगों ने जीती है और आने वाले समय में मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ
कि उत्तर प्रदेश में जहां माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 80 सीटों का टारगेट है, तो गोरखपुर क्षेत्र में भी हम 13 की। बीजेपी ने विधान परिषद के जो उपचुनाव हो रहा है उसमें निर्मला पासवान को भी अपना उम्मीदवार बनाया, उन्होंने नामांकन भी दाखिल किया। निर्मला जी, ये उपचुनाव है विधान परिषद का, आप प्रयागराज से आती हैं, चुनाव भी लड़ चुकी हैं, यहाँ जिस तरीके से दावेदारी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी एक महिला उम्मीदवार को खड़ा किया, मुकाबला अब चुनाव होगा, पहले निर्विरोध होता, अब चुनाव होगा, लग रहा है कि आसानी से जीत आपको मिलेगी? बिल्कुल आसानी से मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी किसी भावनाओं के साथ नहीं खेलती। जो उन्होंने खेला है सपा ने, और वो जान रहे हैं कि हमारी जिसको हमने खड़ा किया वो हारेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी उसको खड़ा करती है जिसको जिताती है। पार्टी ने कुछ पहले से वादा किया था? जी नहीं, कोई वादा नहीं। भारतीय जनता पार्टी एकाएक देती। मैं खुद ने शौक थी जिस समय मुझे पता चला कि प्रत्याशी बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी पहले से कुछ नहीं बताती, बस जमीन पे काम देती। काम देखने के बाद उत्तर प्रदेश में बात करें तो तकरीबन करोड़ों सदस्य हैं और लाखों ऐसे कार्यकर्ता जो सक्रिय हैं। हर कोई चाहता है विधान परिषद जाना या फिर राज्यसभा जाना, लेकिन लॉटरी आपकी निकली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेके चलती है, और दूसरी बात कहीं ना कहीं लक भी होता है। मैं भी 30 साल से लगी थी। और वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दोनों उम्मीदवारों के नामांकन पर खुशी जाहिर की। उन्होंने भाजपा के उम्मीदवारों को बधाई दी, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद के उपचुनाव में सदस्य विधान परिषद का पद भरे जाने हेतु नामांकन के लिए डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी और बहन निर्मला पासवान जी को प्रत्याशी हेतु नामांकन दाखिल कराया है। मैं दोनों प्रत्याशियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और वहीं सपा के एमएलसी उम्मीदवार कीर्ति कोल ने भी अपना नामांकन कर दिया है। नामांकन में सपा के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे, हालांकि अखिलेश यादव इससे दूर दिखाई दिए। नामांकन के बाद कीर्ति कोल ने कहा कि सपा गरीबों और पिछड़ों के बारे में सोचती है और पार्टी ने उन पर भरोसा जाहिर किया है। समाजवादी पार्टी कभी भी किसी भी समाज का उन्होंने विरोध नहीं किया, हमेशा अग्रेसित किया। मैं आदिवासी परिवार से बार बार मैं आपसे बता रही हूँ कि हमेशा उन्होंने आदिवासी समाज और सभी समाज का उन्होंने कभी भी विरोध नहीं किया, हमेशा अग्रेसित किया। विपक्ष वाले कुछ भी करेंगे, अगर यही कहना चाह रही हैं बीजेपी वाले तो मेरा भी समर्थन करें। मैं भी एक आदिवासी समाज से हूँ, मैं भी उनकी बेटी हूँ। मैं सभी से हाथ जोड़ के बार बार सभी से विनम्र माननीय सदस्य जी से निवेदन करती हूँ कि सहयोग करें मेरा। रामपुर से खबर है, जहां बाइक सवार कावड़ियों की ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से मौत हो गई। ये हादसा मिलक थाना क्षेत्र के खाता चिंतामन गांव के पास धमौरा बॉर्डर की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार कावड़िए ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक कर डाक कावड़ बदलते समय ट्रैक्टर की चपेट में आ गए। इस हादसे से गुस्साए कावड़ियों ने ट्रैक्टर ट्रॉली में आग भी लगा दी, जिससे ट्रॉली के साथ साथ उस पर लगा डीजे जलकर खाक हो गया। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कावड़ियों को शांत करवाया। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घटना के बाद वहां पर क्या स्थिति हुई उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। कावड़ियों की मौत के बाद ये हंगामा हुआ। चलिए अब आपको लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर दे दें। मंत्रियों के मंडल के प्रभार में फेरबदल की खबर मिल रही है। सीएम योगी ने मंडलों के प्रभार में फेरबदल कर दिया। मंडल के प्रभार में तीसरी बार ये बदलाव देखने को मिल रहा है। 3 नेताओं को गोरखपुर मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई। सुरेश खन्ना, दानिश अंसारी को जिम्मेदारी दी गई है। दिनेश खटीक को भी बेहद अहम जिम्मेदारी मिली है। एक बार फिर से ये बड़ा बदलाव किया गया। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं। मंत्रियों के मंडल के प्रभार में फेरबदल किया गया है। अनुभव मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनुभव, मंडल के जिम्मेदारियों में फेरबदल देखने को मिली है, क्या बताया जा रहा है, क्या है इसके पीछे वजह और किसे किसे ये बड़ी जिम्मेदारी मिली? देखिए बिल्कुल ये बड़ी खबर है कि मंत्रियों का जो मंडल का प्रभार मिलता है, जिसे मुख्यमंत्री की तरफ से उन्हें दिया जाता है, वो फिर से बदल दिया गया है। और आज 1 अगस्त है, आज ही सभी मंत्रियों का कागज पहुंच रहा है खुद मुख्यमंत्री कार्यालय से। और तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं, देखिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है हर मंडल के लिए, और उस मंडल में जितने जिले आते हैं वहाँ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जाता है। तमाम सारे बिंदु हैं, उस बिंदु पर जाकर वहाँ अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, फीडबैक मुख्यमंत्री को देता है और उसके बाद बदलाव देखने को मिलते हैं। हमें जिलों में कई बार ऐसा हुआ भी। अब तक 2 बार इस तरह से प्रभार जो है वो दिए गए थे, अब तीसरी बार बदलाव किया गया है। अब गोरखपुर मंडल की जिम्मेदारी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को दे दी गई है।
उनके साथ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में दानिश आजाद अंसारी हैं और दिनेश कट्टिक है। तो ये लोग अब गोरखपुर मंडल की जिम्मेदारी संभालेंगे। अभी तक गोरखपुर मंडल की जिम्मेदारी जल शक्ति मंत्री सत्यदेव सिंह के पास थी, उनको वाराणसी मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। वाराणसी मंडल की जिम्मेदारी अभी तक उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के पास थी, उनको अब दूसरे मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरीके से कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के पास चित्रकूट मंडल की जिम्मेदारी थी, तो अब उनको झांसी मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही साथ आगरा मंडल की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री भूपेन्द्र चौधरी के पास थी, तो उनका भी मंडल का प्रभार बदला गया है। यानी जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है जो मंडलों में जाता है, जिलों में जाता है, दौरा करता है, फीडबैक लेता है, तो सबके मंडलों को बदल दिया गया। और ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है जब उनके मंडलों को बदला गया है। अब वो फ्राइडे, सैटरडे, संडे वहाँ जाएंगे, दौरा करेंगे और जो 7 बिंदु हैं जिस पर उन्हें चर्चा करनी होती है, रिपोर्ट बनानी होती है, उसी के आधार पर बिल्कुल, यानी कि अहम ये हम कह सकते हैं कि अहम खबर है, ये बड़ा बदलाव है, मंडल प्रभार बदला गया है। बहुत शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।